हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की हम इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किसी भी सॉइल के ऊपर जब लोड पड़ता है तो कितनी सेटलमेंट होती है। ये दो तरह की होती है, एक होता है कॉम्पैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, इन सबको हम सब सीखेंगे, प्लस न्यूमेरिकल करेंगे तो नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे होता है ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, मान लो हमारे पास कोई सॉइल की लेयर है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉइल की हमारे पास कोई लेयर है। अब अगर जो हमने इसके अंदर क्या होगा, इसका फेस डायग्राम अगर जो हम देखें तो इसके अंदर सॉलिड होगा, इसके अंदर वाटर होगा और इसके अंदर एयर होगी। अब जब अगर हमने इस सॉइल को क्या किया, इसके सॉइल के ऊपर डायरेक्टली कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये बिल्डिंग बनेगी तो इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये सेटल होगी। तो सेटल दो होंगे, एक तो होगा कॉम्पैक्शन और एक होगा कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन मतलब ये जो एयर है हमारे पास, जब लोड पड़ेगा तो ये एयर वॉइड्स कम होंगे तो ये सेटलमेंट होगी। कंसोलिडेशन क्या होगा कि जब हम लोड डालेंगे तो ये वाटर भी होगा वॉइड्स के अंदर, तो वाटर भी स्पेल्ड आउट होगा, तो वाटर में भी सेटलमेंट होगी। तो डेल्टा H1 डेल्टा H2, तो ये टोटल सेटलमेंट होगी कितनी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जो कि इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से एक तो सॉइल के अंदर फंक्शनल दिक्कत आ सकती है, स्ट्रक्चरली दिक्कत आ सकती है कि डिफरेंट सेटलमेंट हो जाए, डिफरेंशियल सेटलमेंट, तो अंदर क्रैकिंग आ सकती है, कंक्रीट के अंदर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन दोनों को डील करने के लिए हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन से तो हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं कि जैसे ही हम जो कोई सॉइल होती है जिसके ऊपर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो जब हम उसके ऊपर रोलर चला चला के उसके ऊपर उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो मतलब बिल्डिंग बनने से पहले हम उसके अंदर कॉम्पैक्शन कर देते हैं, तो हम एयर तो हमने निकाल दी उसके अंदर से, थोड़ी बची है लेकिन हमने एयर लगभग निकाल दी, तो हमारे पास बचता है वाटर और हमारे पास बचता है सॉलिड। अब दिक्कत इसके अंदर वाटर के अंदर ये आती है कि अगर जो हम अभी लोड लगाएंगे इसके ऊपर, तो वाटर एकदम से एक्सपेल्ड आउट नहीं होगा। वाटर को एक्सपेल्ड आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्ले हुई तो क्ले की परमेबिलिटी होती है कम, जिसकी वजह से पानी को निकलने में, बाहर निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि परमेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। तो अब जैसे हमारे पास कोई क्ले की लेयर है, इसके ऊपर हमें बिल्डिंग बनानी है, तो हमने कॉम्पैक्शन तो कर दी, ठीक है, अब बची सिर्फ कंसोलिडेशन। अब देखो, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ये क्ले है, इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल हैं, ठीक है, और इसके अंदर वाटर भी है, ठीक है। तो अगर हम साइड में एक पीजोमीटर लगा दें, यहाँ पे पीजोमीटर क्या होता है, प्रेशर नापता है। तो देखो, इसके अंदर का जो पानी है, स्टार्टिंग में पानी है इसके अंदर, तो ये जो इसका लेवल दिखाएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर। अब क्या किया हमने इसके ऊपर लोड लगाया। अगर हमने इसके ऊपर लोड लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने पी प्रेशर लगाया इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके अंदर जब ये लोड लगता है तो ये सॉइल के ऊपर प्रेशर को ट्रांसफ़र नहीं करता, ये जितना भी लोड होता है वो पानी ले लेता है। ये सारा का सारा लोड पानी ले लेता है, पानी एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है, इसलिए सारा लोड ले लेगा पानी, और जिसकी वजह से एक एक्सेस प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा। ये इसको हम कहेंगे एक्सेस प्रेशर, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लोड होगा एट T=0। अगर हम इस एक्सेस प्रेशर को नापना चाहें तो हम इसको सिंपल नाप सकते हैं P/गामा। ये जो भी इसके अंदर फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी कि ये एक्सेस प्रेशर कितना है। अब ये क्या होगा, T=0 पे तो इतना एक्सेस प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, तो जिसकी वजह से ये नीचे आता चला जाएगा और एट लास्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जब क्या कहते हैं, और यहाँ पे भी इसको पानी जो होगा नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, जब पानी बाहर आएगा तो यहाँ पे सेटलमेंट होनी स्टार्ट होगी, ये होगी डेल्टा एच, ये होगी कंसोलिडेशन। तो हमने क्या देखा था कि हमने एयर एक्सपेल्ड कर दी थी, तो एयर वाली सेटलमेंट हमने ख़त्म कर दी। अब बचा था यहाँ पे वाटर और यहाँ पे बचा था सॉलिड। अब सॉलिड वाली भी वाटर वाली भी सेटलमेंट थोड़ी कम हमने कर दी, पूरा वाटर तो हम एक्सपेल्ड आउट नहीं कर सकते, तो ये होगी डेल्टा एच सेटलमेंट। अब हमें इस डेल्टा एच को ही निकालना है कंसोलिडेशन के अंदर। तो देखते हैं, फिर से आते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास सॉइल की ये लेयर है,
ये क्ले की लेयर है। अब इसके ऊपर जब हमने किस तरह से निकालते हैं इसको पहले वो देखते हैं। न्यूमेरिकली हम कैसे निकालते हैं कि जैसे क्ले की लेयर है, इसके सेंटर पे सिग्मा एन नॉर्मल जो इसके ऊपर स्ट्रेस लग रही है वो देख लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस देख लेंगे, वो देख लेंगे। मान लो इसकी गामा बल्क इसकी डेंसिटी है, तो सिग्मा एन, सिग्मा नॉर्मल निकालेंगे हम। सिग्मा नॉर्मल क्या होगा, गामा बल्क इंटू जेड, इसको हम बोल देंगे सिग्मा वन। ठीक है, अब इसके ऊपर जब बिल्डिंग बनेगी तो उसकी बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेस आएगी, उस बिल्डिंग की वजह से भी इस जगह पे स्ट्रेस आएगी, उसको हम बोल देंगे सिग्मा टू। कितनी आएगी अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जब और कुछ टाइम बाद इसकी यहाँ पे कुछ टाइम बाद कंसोलिडेशन की वजह से जो भी पीछे थ्योरी हम दे देखी एक सेटलमेंट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। अब हमें ये निकालना है डेल्टा एच कितनी होगी। तो अगर जो हम इसको ऐसे देखें, फेज डायग्राम से देखें, तो सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, और अभी फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं हम सिर्फ वाटर के पार्टिकल हैं। ठीक है, मान लो इसका जो हाइट थी पहले एच थी, अब जब हमने कंसोलिडेशन किया तो हाइट इसकी ये जो होगी डेल्टा एच, इसके अंदर पानी बाहर निकल गया। तो हमको देखना है डेल्टा एच सेटलमेंट कितनी हुई। तो हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा एच इजिकल टू अपॉन एच इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोट। इसको हम फिर कभी डेराइव करेंगे, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि डेल्टा एच और एच क्यों लिया हमने। देखो सेटलमेंट जो होगी कि कितना वॉल्यूम सेटल हो गया, तो पहले कितना वॉल्यूम था एच इंटू, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ए मान लें तो एच ए, ठीक है, और कितना सेटल हो गया तो डेल्टा एच, और यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है, तो हम डेल्टा वी अपॉन वी को लिख सकते हैं हम डेल्टा एच अपॉन एच, और डेल्टा वी अपॉन वी को हम लिखते हैं डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोट। इसका डेरिवेशन फिर कभी देखेंगे। तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच अपॉन एच इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे पास एक ग्राफ आता है कि अगर हम सिग्मा, लॉग सिग्मा बोले तो लॉग सिग्मा और ई वॉइड रेशो में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास ऐसी कुछ लाइन आती है। देखो सॉइल के सैंपल को हम निकाल के उसके अंदर वॉइड रेशो हम निकाल सकते हैं उसकी। तो जैसे जैसे हम सिग्मा बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉइल के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो वॉइड रेशो है वो कम हो रही है, क्योंकि वो उसके अंदर कॉम्पैक्टनेस आ रही है, तो जिसकी वजह से वॉइड रेशो हमारी कम हो रही है, जिसकी वजह से एक स्लोप आया। ठीक है, इस स्लोप को हम निकालते हैं, उसको हम कहते हैं सी, मतलब कॉम्पैक्ट कंसोलिडेशन इंडेक्स, सॉरी कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना है डेल्टा ई, और ये है लॉग सिग्मा वन माइनस लॉग सिग्मा टू, तो ये हम माइनस में ले लेंगे, तो डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा टू माइनस लॉग सिग्मा वन, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन। यहाँ पे सिग्मा वन क्या है कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्ट्रेस थी, जैसा कि हमने बताया था, स्टार्टिंग में हमारे पास स्ट्रेस कितनी थी जब कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी, सिग्मा एन, जिसको हमने ऐसे निकाला था गामा बल्कि इंटू जेड से। उसके बाद क्या हुआ, सिग्मा टू, हमारे पास जब बिल्डिंग बन गई तो हमारे पास डेल्टा सिग्मा से चेंज हुआ और सिग्मा टू बन गया, तो सिग्मा टू क्या आएगा इस बिल्डिंग की वजह से। ठीक है, तो हमने ये निकाला सी सी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास है कि डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नोट। ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन और लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हम कॉमनली मैथमेटिकल में ऐसे, मैथमेटिक्स में ऐसे कर सकते हैं। क्यों किया, ताकि हमें ये हमारे पास सी सी बन जाए। तो डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू सी सी अपॉन वन प्लस ई नोट लॉग सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम ये डेल्टा एच निकाल पाए। तो ये एच क्या है हमारे पास, ये हमने देख लिया। एच हमारे पास क्या है, ये टोटल इसकी हाइट एच। आगे चलते हैं, सी सी हम किसी भी सॉइल के लिए निकाल सकते हैं, कैसे, इस वाले ग्राफ से, कि हम अगर जो सॉइल के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम इसका ई देख सकते हैं चेंज होता हुआ, और यहाँ पे इसकी स्लोप से हम सी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, ई नोट क्या है, स्टार्टिंग में जब लोड नहीं लगाया था, सिग्मा वन था जब लोड, तब जाके उसकी जो ई नोट थी, ठीक है, वो हो गया ई नोट। नेक्स्ट इज सिग्मा वन। सिग्मा वन क्या था, सिग्मा वन हमने देखा कि जिस टाइम पे बिल्डिंग नहीं बनी थी, उस टाइम पे जब यहाँ पे स्ट्रेस थी, वो ही सिग्मा वन।
और उसके बाद सिग्मा टू की बात करें अगर, जो हम सिग्मा टू क्या है, सिग्मा टू को अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे ये टोटल एच हाइट थी इसकी क्ले लेयर की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिग्मा वन निकाल लिया था कैसे, गामा वाटर इंटू जेड से, ये मान लो जेड थी, ठीक है। इसको एच बाई टू लिख लेते हैं, चलो टोटल अगर जो एच है। अब जब यहाँ पे बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का लोड मान लो पी था और बिल्डिंग की विड्थ थी बी। अब हम इसके अंदर क्या मानते हैं कि हम ऐसे नहीं मानते कि ये टोटल इतने से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम मानते हैं ये थोड़ा ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि नीचे जाते हुए जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। तो हम इसको मानते हैं कि ऐसे ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 1:2, मतलब 2 नीचे जाएगा तो 1 फैलेगा, ठीक है। तो ये मान लो टोटल है बी, तो मान लो नीचे क्या जा रहा है h/2, ठीक है। तो अगर नीचे h/2 जा रहा है तो यहाँ पे h/4 फैलेगा, ठीक है। और थोड़ा और सिंपल कर लो, मान लो ये a हाइट है, तो अगर जो नीचे a गया तो यहाँ पे a/2 फैलेगा और यहाँ पे a/2 फैलेगा दोनों साइड। तो टोटल यहाँ पे जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, b प्लस a/2 a, ठीक है। तो b तो हो गया ये, और a/2 कितना हो गया a। तो यहाँ पे सिग्मा टू कितना होगा, इसकी वजह से लोड, ये लोड जो होगा इतने एरिया में आएगा, ये अंदर की साइड भी इतना ही होगा, लोड अपॉन b प्लस a, तो हमारे पास आ गया सिग्मा टू। तो यहाँ पे हम सिग्मा टू की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा टू आ गया हमारे पास, सिग्मा वन आ गया, ई नोट हमारे पास है, सी सी की वैल्यू देख ली, तो हमारे पास निकल जाएगा डेल्टा एच कि ये सेटलमेंट कितना होगा, जब इसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनेगी तो ये कितना सेटल होगा अल्टीमेटली। तो हमने ये देखा इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे।